सोचिए, जिस बांग्लादेश को कभी दक्षिण एशिया की मॉडरेट मुस्लिम डेमोक्रेसी कहा जाता था, आज उसी देश में मंदिर जल रहे हैं, अखबार के दफ्तर फूके जा रहे हैं और सड़कों पर आईएसआईएस के झंडे लहराए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सत्ता में आए करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। जो कट्टरपंथी ताकतें कल तक यूनुस सरकार की सबसे बड़ी समर्थक थी, आज वही सरकार को खुलेआम धमकाने लगी है। इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने इस पूरे सिस्टम में छिपी दरारों को एक झटके में उजागर कर दिया है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा फूट पड़ा है, अखबारों के दफ्तर जला दिए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हिंसक हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले देश को जानबूझकर अस्थिर करने की रणनीति का हिस्सा है। और इस अस्थिरता की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदू समुदाय। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 से मार्च 2025 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2326 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। इनमें मंदिरों पर हमले और घरों एवं दुकानों में लूट, आगजनी और हत्याएं तक शामिल है। लेकिन सवाल उठता है, आखिरकार बांग्लादेश में कट्टरपंथी इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? इसके पीछे सिर्फ यूनुस सरकार की नाकामी नहीं, बल्कि ऐसी 5 ताकतें हैं जो देश को धीरे धीरे कट्टरता की आग में झोंकती जा रही है। सबसे पहले नाम आता है जमात-ए-इस्लामी। शेख हसीना के शासनकाल में यह संगठन प्रतिबंधित था, लेकिन यूनुस सरकार के सत्ता में आते ही इस पर से बैन हटा लिया गया। इसके बाद जमात-ए-इस्लामी फिर से पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर आई। एक तरफ ये संगठन चुनाव सुधारों की बात करता है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों पर हमलों और एंटी इंडियन प्रदर्शनों में इसकी भूमिका सामने आई है। कई रिपोर्ट्स ने जमात-ए-इस्लामी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से रिश्तों के आरोप लगे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या से इस संगठन को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। दूसरी बड़ी ताकत है हिफाजत-ए-इस्लाम। ईस्ट एशिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक यह संगठन सुन्नी इस्लामी नेटवर्क, विशाल मदरसा सिस्टम और लाखों समर्थकों पर आधारित है। हिफाजत-ए-इस्लाम खुलकर महिलाओं के अधिकार और सेक्युलर सुधारों का विरोध करता है। महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने के प्रस्ताव पर इसी संगठन ने देश भर में बड़े प्रदर्शन किए थे। इसके नेता मामुनुल हक ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने का दबाव भी डाला था। शेख हसीना सरकार ने इस संगठन पर सख्ती दिखाई थी, लेकिन यूनुस सरकार के दौर में इसे फिर से खुली छूट दे दी गई। तीसरा और सबसे खतरनाक चेहरा है हिज़्ब-उत-तहरीर। एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि यह संगठन सोशल मीडिया और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस के जरिए बांग्लादेशी युवाओं को तेजी से कट्टर बना रहा है। 2009 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन 2024 में यूनुस सरकार के दौरान इसे आजादी मिल गई। यह संगठन खलीफा शासन की बहाली और शरिया कानून की मांग करता है। ढाका में इसके प्रदर्शन के दौरान आईएसआईएस जैसे झंडा लहराए जाने की तस्वीरें सामने आई, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। यूनुस सरकार पर आरोप है कि वह इस संगठन को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब है। चौथा नाम है इनकलाब मंच। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन की स्थापना जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद। शुरुआत में यह यूनुस सरकार का समर्थक था, लेकिन बाद में दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। इनकलाब मंच के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी एंटी इंडियन और कट्टर इस्लामी विचारों के लिए जाने जाते थे। उनकी हत्या के बाद इस संगठन ने यूनुस सरकार को गिराने की धमकी दी। हादी की मौत के बाद हालात इतने बिगड़े कि मीडिया हाउस और अखबारों के दफ्तर तक जला दिए गए। इनकलाब मंच भी बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक कल्चर थोपने की खुली वकालत करता है। पांचवा और सबसे संवेदनशील फैक्टर, मामुनुल हक और मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी का बढ़ता प्रभाव।
मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी अल कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बंगला टीम यानी ABT का प्रमुख रहा है। यूनुस सरकार के दौरान उसकी रिहाई ने भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ABT पर आरोप है कि वह स्लीपर सेल्स के जरिए जिहादी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं मामनुल हक, जो पहले हिंसा भड़काने के मामले में जेल तक जा चुका है, रिहाई के बाद फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। वह शरिया कानून, इस्लामिक नीतियों और कट्टर धार्मिक एजेंडों को सरकारी व्यवस्था में लागू करने की खुली वकालत करता है। इन सभी ताकतों की एक साझा रणनीति साफ दिखती है। शरिया कानून लागू करने का दबाव, महिलाओं के अधिकारों पर रोक, सेक्युलर मूल्यों का विरोध और भारत के खिलाफ जहर फैलाना। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इन समूहों के पाकिस्तान और दूसरी विदेशी ताकतों से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। आज बांग्लादेश के सामने असली सवाल ये नहीं कि कट्टरपंथी बढ़ रहा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इन ताकतों को समय रहते काबू कर पाएगी? क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी पड़ेगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।